नमस्कार, मैं साई हिंदुस्तानी। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कहा था कि मैं एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है आप बीती, जिसके अंदर कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव साझा करेगा जो बहुत कड़वा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, एक सबक हो सकती है, एक सीख हो सकती है। तो आज ही हमारा पहला एपिसोड है। मैं आपकी शुभकामनाएं भी चाहूँगा और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमसे कोई भी शब्दों की त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप हमें पहले से ही माफ़ कर दीजिएगा। तो जो आज के हमारे प्रोग्राम की पहली मेहमान हैं वो है नेहा जी। नेहा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नेहा जी झांसा गांव की रहने वाली हैं जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेहा जी एक ऐसी कुरीति से पीड़ित है जो कई सालों से हमारे समाज में चलती आ रही है, जिसका नाम है दहेज। नेहा जी के पास दो बेटियां हैं, एक का नाम है आरवी और एक का नाम है इनाया। एक गुड़िया जो है वो 5.5 साल की है और दूसरी गुड़िया जो है लगभग 4 साल की है। मैंने नेहा जी की पूरी कहानी सुनी तो वो बहुत दर्द भरी है, दुखदाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेहा जी खुद अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करें। तो नेहा जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस मंच पे। धन्यवाद। जैसे बताया कि आपके साथ बहुत सारी जागती हुई हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो दहेज उत्पीड़न था ये आपकी शादी के कितने दिन बाद शुरू हुआ, आपकी शादी कहाँ पर हुई और आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरी शादी 6 दिसंबर 2014 को हुई थी लाड़वा में। अच्छा जी। और बहुत अच्छे ही ढंग से बहुत अच्छा सब कुछ दिया गया था। ओके। परिवार को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इज्जत भाव सब कुछ दिया गया था। ओके। सब सेटिस्फेक्शन के साथ किया गया था। लेकिन लगभग 3 मंथ के बाद, 3 महीने गुजरे थे, सब कुछ ठीक था तब तक। ओके। 3 महीने बाद मेरी सास ने मुझे पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। ओके। जितनी मेरी सेविंग्स थी उन्होंने मेरी सबसे जो भी थी उनको जो भी मेरी सेविंग्स के बारे में पता था उन्होंने बोला कि वो हमें निकलवा कर दो। तो मैंने पति के कहने पर सब कुछ दिया। मेरे पति ने बोला कि चलो सब कुछ हमारा ही है, दे दो, तो मैंने भी दे दिया। आई हैव नो प्रॉब्लम। तो लगभग 3 महीने बाद ही उन्होंने मुझे टॉर्चर परेशान करना शुरू कर दिया। ओके। तो नेहा जी जैसे कि आपने बताया कि आप बीएससी बीएड है, अच्छे एजुकेटेड हैं, तो आपके हस्बैंड कितना पढ़े लिखे और वो क्या करते हैं? सर वो सिर्फ +2 पढ़े हैं। ओके। और पॉलिटेक्निकल 2nd सेमेस्टर तक ही उन्होंने किया है। अच्छा जी। और मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा हुआ है। ओके। तो जब आपकी मदर इन लॉ ने आपको ऐसे परेशान करना शुरू किया तो आपके हस्बैंड ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया या अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे? उन्होंने शुरू में तो सपोर्ट किया। उन्होंने अच्छा। बोला कि कोई बात नहीं, पैसे क्योंकि हस्बैंड लेते थे मेरे से, तो इसीलिए उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। 3 महीने तक मतलब कि मैं दे रही थी मदर इन लॉ को, तो उसके बाद हस्बैंड को ज़रूरत थी तो मैंने उनको दे दिए, क्योंकि मुझे तो पैसे जो मांगेगा उसको ही दे दूंगी, मेरे को तो यही था कि घर में ही यूज़ होने हैं, तो मैंने दे दिए। तो उन्होंने बोला कि मदर इन लॉ को मत बताना, मम्मा को बोलना कि सैलरी नहीं मिली है, बिकॉज दैट टाइम मैंने अपना स्कूल चेंज किया था, तो उन्होंने यही कहा कि उनको ये शो करो कि आपकी सैलरी नहीं मिली। तो मेरे को जैसे हस्बैंड ने बोला मैंने बोल दिया। तो 2 महीने तक बहुत बहसबाजी चलती रही, बहुत कुछ हुआ, हस्बैंड को भी डांट पड़ती रही, मुझे भी पड़ती रही। तो एट द एंड क्या हुआ कि लगभग बहुत ही गर्मियों का टाइम था, मई और जून का। मैं स्कूल से अगर आई ही थी, खाना मेरे जब भी मैं स्कूल से आती थी मेरे लिए तवा गर्म होता था, मुझे पानी भी नहीं मिलता था पीने को, डायरेक्ट मुझे खाना बनाना होता था सबका। अच्छा जी। तो उस टाइम भी क्या हुआ, मैं खाना बनाने के लिए किचन में खड़ी थी, मदर इन लॉ आए, बोले पापा सैलरी के, क्योंकि मैं ट्यूशन फीस वगैरह सब उनको दे रही थी, सिर्फ एक सैलरी का थोड़ा इशू था, हस्बैंड के पास थी। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि नेहा पापा मेरे से डेली पूछते हैं आपने सैलरी नहीं दी, और मैं उनको बोलती डेली ही मैं उनको जवाब दे, क्योंकि 2-3 दिन बाद वो मेरे से पूछ लेते थे कि बेटा सैलरी नहीं दी, सैलरी नहीं दी। तो मैंने उनको यही बोला कि दे दूंगी मम्मी, मुझे मिली नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ, 3 महीने हो गए, मैं टॉर्चर हो गई, क्योंकि मुझे बहुत फील होता था कि जब मैं स्कूल जो ट्यूशन फीस है वो भी सब कुछ उनको दे ही रही हूँ तो सैलरी भी दे दूंगी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई। उस दिन उन्होंने मेरे से बेलन ले लिया, कहते कि जब सैलरी नहीं देनी तो यहाँ पे तेरे को रोटी बनाने का भी हक नहीं है। तो बेलन भी छीन लिया, तो मैं बहुत परेशान। फिर हस्बैंड आए, उनको भी बताया, तो फिर राहुल के मामा जी को बुलाया गया इस सिचुएशन में। मैंने उनको बताया कि जब मैं इतने टाइम से दे रही हूँ तो आगे भी दूंगी। फिर उन्होंने क्या किया, हमारी किचन अलग करवा दी। अच्छा जी। ऐसे बस फिर किचन अलग हुई, तो फिर वो अपना किचन को लॉक लगा के जाने लग गए। मेरे पास एक रूम था, उसी में मुझे चूल्हा दे रखा था, उसी में मुझे बनाना होता था जो होता था। पानी नहीं था, पानी के बिना गुजारा करना पड़ता था। बहुत मुश्किल आई मुझे इस तरह से सर्वाइव करने में। तो इस तरह से कंटिन्यू ऐसे ही मेरे साथ अब तक चलता आ रहा है। तो आपके साथ आपने जैसे बताया कि आपके साथ मारपीट भी की गई।
हाँ जी, मारपीट तो मेरी शुरू जब उस लगभग चलता रहा, पहले तो टॉर्चर ही बहुत किया गया। अच्छा। मतलब लगभग 1 साल तक ऐसे ही पैसों के लिए टॉर्चर चलता रहा, मुझे पानी नहीं यूज करने देते थे और चलता रहा, बर्दाश्त करती रही क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कोई बात नहीं बट बोलने दो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब हस्बैंड सपोर्ट कर रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी कुछ भी बोले, हस्बैंड प्रोवाइड कर रहे थे हर चीज। वो जैसे कहते थे कोई बात नहीं यूज करने देते ना, मत यूज करने दे, तू मुझे बोल दिया कर, ओके फाइन, चलता रहा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 2016 में बेटी हुई जनवरी में। उस टाइम भी हमारा उनके साथ कोई बोलचाल नहीं था, हम कहीं भी मतलब मैं अपनी मेरी बेटी 24 को हुई थी जैन को, संडे को, और शनिवार तक मैं स्कूल जाती रही 23 जैन तक। मतलब मुझे इस तरह से हरास किया गया कि मैं घर पे भी एक दिन नहीं बैठ सकती थी। और मतलब फिर भी हाँ, मैं उस टाइम पे मामी के घर पे थे, उन्होंने कॉल की तो डिलीवरी के लिए साथ भी गए, बट उस टाइम भी ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी बेटी हुई, उस टाइम मेरे साथ बहुत हरासमेंट हुई। हरासमेंट लेने देने को लेके, तेरे मामा ये देकर गए हैं, ये तेरे मामा ने क्या दिया है, 250 रुपए दिए, 10 मापियों ने भी कोई 250 रुपए देता होता है शगना दे भाई। उन्होंने मुझे सामान इतना कुछ दे दिया, इतने अच्छे अच्छे वो कपड़े बना के लाए, बेटी के सूट थे, कंगन थे चांदी के, चांदी की पायल थी, मेरे लिए कपड़े थे, मेरे लिए सोने की अंगूठी थी, मशीन थी कपड़े सिलने वाली, मतलब बहुत सारा सामान देकर गए। फिर भी उन्होंने मुझे मतलब इतना टॉर्चर किया। उस कभी उनके मन में ऐसा तो नहीं आया कि आपकी मतलब आपकी बेटी हुई है, उनको बेटे की चाहत हो? सर हो सकता है, जब उन्होंने इतना टॉर्चर किया मुझे, हो सकता है बेटी को लेके ना खुश हो, मुझे तो उन्होंने एक स्टोर में बंद कर दिया था उस टाइम पे जब मेरी बेटी हुई। तो आप पहली बार उस परिवार से अलग होकर अपने घर पे कब आए? पहली बार सर मैं बेटी 3 महीने की थी उसके बाद आई। उस टाइम तो इन्होंने मुझे घर से धक्का मार दिया था सर। बेटी होने के 2-3 महीने बाद जून में मुझे 2 जुलाई शनिवार को घर से बाहर निकाल दिया था सर। मुझे सारी तारीखें भी याद हैं, जिस दिन जो मेरे साथ घटना हुई। मैं स्कूल चली गई थी उस दिन, और क्योंकि 3 महीने मैं घर पर रही, मेरी बेटी को मैंने खुद, क्योंकि ये सारे शॉप पे चले जाते थे, घर पे कोई नहीं रहता था, बेटी को मैं खुद ही रखती थी। 1.25 महीना तक, मतलब 10 दिन तो ननद आई हुई थी, मासी सास की बेटी वो आई हुई थी, उन्होंने 10 दिन वो भी शॉप पे चले जाती थी, पीछे से अकेली मंजे पे पड़ी रहती थी बेटी के साथ, जो मर्जी होता रहे, कोई दिक्कत। तो आपकी शादी क्या अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, या किसी मतलब रिश्तेदार के थ्रू ऐसा कुछ? सर पसंद हमारी थी लेकिन सहमति से हुई थी। सभी परिवार सहमत थे। बारात गई थी, लगभग 100 बंदों की बारात गई थी हमारे वहाँ। सब कुछ मिलनियाँ हुई थी, बकायदा कैश सबको मिला था, कंबल दिए गए थे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। वेल मेंटेन्ड, एक अच्छे लगा लो आप होटल की तरह एक ढाबा था, बहुत अच्छा। ऊपर एक मतलब हॉल था, बिग हॉल, जहाँ पे मैरिज हमारी हुई थी। तो बहुत अच्छे तरीके से गुरुद्वारा साहिब में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। ओके, तो आपकी पहली बेटी हुई और आप अपने घर पर आ गए। हाँ जी, 3। तो अभी आपकी 2 बेटी हैं, तो फिर आप एक बार वापस दोबारा से अपने घर गए? हाँ जी, उसके बाद तो सर जो बेटी हुई तो उसके बाद तो घर से ही निकाल दिया, बेदखल कर दिया इन्होंने हमें। अच्छा जी। तो 2 जुलाई आपको जैसे मैं बता रही थी, दिन शनिवार का था, मैं स्कूल चली गई थी क्योंकि 3 महीने बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो मैं जून की हॉलीडेज के बाद जब स्कूल जाने लगी 2 जुलाई को, तो मैं हस्बैंड को बोल कर गई, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं स्कूल पहुंच गई, इतनी बारिश में मेरे पास हस्बैंड की कॉल आई, भाई आरबी बीमार है, उसको दवाई दिलवानी है, वापिस आ जाओ। मैंने कहा आप घर पर हो तो आप दवाई दिलवा दो ना, मम्मी पापा भी तो है घर पे। उन्होंने राहुल को, क्योंकि मैं सुन रही थी मोबाइल में, कह रहे पीछे कह उसको क्या वापस आएगी घर, मतलब गुस्से से बोल रही। तो मुझे पूरी, आपको पता जुलाई में बारिशें स्टार्ट हो जाती है, बारिश में मुझे घर वापस आना पड़ा स्कूल में। मतलब राहुल जो आपको शुरू में बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, उनकी सपोर्ट आपको कब खत्म हुई, कब उन्होंने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया? लगभग बेदखल करने के बाद, और जब हम 2 मतलब कि 1-1.5 महीना ही हुआ था अलग रहते हुए, बस तब से ही फिर वो जैसे कहते वैसे चलने लगे। आपने उनको कभी नहीं कहा कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और जितना आप कमाते हैं उतना ही मैं भी कमाती हूँ, मैं आपका उतना ही सहयोग करती हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि आप तो मेरा सपोर्ट करो कम से कम? मैं उनसे ये सारी बात जिक्र करती थी, मैंने उनको बहुत हेल्प करी है, मैरिज से पहले भी फाइनेंशियली बिजनेस को डेवलप करने में पूरी हेल्प करी है। उनको मतलब कुछ भी चाहिए होता था, अगर उनको कोई इमरजेंसी पड़ती थी तो मैंने उनको इंटरेस्ट पे पेमेंट ले लेकर दी थी कि चलो हमारी मैरिज तो हो ही जानी है, पेरेंट्स भी एग्री हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ही बिजनेस डेवलप हो रहा है, हमारा ही फ्यूचर सिक्योर है। तो मुझे बोलते थे कमेटी डाल रखी है तो मैं आज नहीं दे सकता, तो मैं उनको 20,000 इंटरेस्ट पे खुद लेकर देती थी, और आज तक कभी कुछ वापस नहीं लिया। और इस तरह से मैं उनको बहुत समझाती थी। एक बार आपने बताया कि पंचायत के थ्रू आप गए हैं वहां पर। पंचायत के थ्रू इस तरह हुआ, सबने मुझे समझाया, बैठे थे सभी, तो सबने बोला बेटा ये छोटी मोटी बातें ना होती रहती हैं। उस टाइम भी सर मुझे अपने कैरेक्टर के लिए प्रूफ देना पड़ा था। पुलिस स्टेशन में गई थी, बकायदा जिस बंदे के साथ इसने मेरा रिलेशन जोड़ा था उस बंदे को बुलाया गया, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाला गया, उसके साथ सारा डेटा निकाला गया, उसके मम्मी पापा को बुलाया गया, और कहीं पे भी मैं डिफॉल्टर नहीं थी। ओके, जैसा कि आपने बताया नेहा जी, आप एक जिला अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू एकता वाहिनी और नमो फाउंडेशन की।
तो इनकी तरफ से कभी आपको सपोर्ट मिला कि यस की इन्होंने कभी आपका स्टैंड लिया हो कि हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू करके ये मामला सुलझाते हैं और आपका घर बसाने की कोशिश करते सर हैं? ये मैंने रिसेंटली ही 2001 तो जो जिला अध्यक्ष नमो फाउंडेशन है उसमें तो 2020 में ज्वाइन किया था। अच्छा जी। तो इनके साथ मेरी कुछ खास बात नहीं हो पाई, सिर्फ ये क्या करते हैं, ये हेल्पिंग हैंड्स है इस तरह से कि जैसे कि हेल्प करनी है लोगों की, सिर्फ इसमें वक्त। तो आपको तो सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत थी। एक्चुअली नमो फाउंडेशन से इतना मैं नहीं ले पाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी में हमने वोहरा सर को बोला था। इन्होंने एक लेवल पे मेरा काम किया, वहां पे मेरी FIR दर्ज हो चुकी थी। ओके। तो वहां से मेरा थोड़ा सिस्टम ठीक, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मैंने FIR करवाई तो वो कमल वोहरा जी ने वहां पे उनको बोला, तो तब जाके थोड़ी झाड़ पटक लगाई, तब जाके इन्होंने थोड़ा सा सुना, मैंने इनको प्रूफ दिए, तब जाके इन्होंने मेरी FIR करी और इस तरह से FIR दर्ज हुई मेरी। तो अभी आपके पास 2 बच्चियां हैं, आप अपने घर से अपने ससुराल से अलग हैं, अभी आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, तो अभी बच्चियों का गुजारा कैसे हो रहा है, कैसे खान पीन का सब कुछ चल रहा है? सर खाने पीने का तो यूं है, वैसे तो मैंने किराए पे रूम ले रखा है, लेकिन सपोर्ट फैमिली करती है, जब भी जरूरत होती है कभी कपड़ों की या खाने पीने की पूरी सपोर्ट करते हैं। दूध की कभी लगता है तो दूध भी वो बच्चों को डेली क्योंकि बच्चे डेली उधर जाते ही जाते हैं, क्योंकि मेरे को फील्ड में भी रहना होता है। ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, तो कोरोना की वजह से बच्चे कम है, लेकिन मैं पढ़ाती हूँ। घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो सपोर्ट है उनका, पूरा सपोर्ट करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, केयर करते हैं पूरी हर चीज की। ब्रदर आता है तो इनको किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। और मैंने सुना है कि जब तक माँ बाप रहते हैं तो बेटी की केयर हो जाती है, ऐसा कि वो बड़ा सपोर्टिव रहते हैं। तो अभी क्या कि जैसे जिस तरीके से अभी एक लाइफ चल रही है, तो अभी आप क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरीके से कि आप चाहते हैं कि दोबारा से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हमारा घर दोबारा से बस जाए, या आप चाहते हैं कि नहीं मैं बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ, अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं वहां पे कभी वापसी नहीं करूंगी, अब मैं खुद अपने और अपनी बच्चियों का भविष्य के बारे में मैं खुद सोचूंगी? आप क्या अब क्या चाहते हैं फाइनली इस टाइम? एक तो ये है कि वैसे तो अब वो इस लायक नहीं है, मैंने देख लिया है। क्योंकि मैंने बहुत ही सफर किया है। मैंने एक ये लगा लो कि मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैंने अपने फैसले हार्ट से लिए, दिल से लिए, अपनी बेटियों को सोच के, क्योंकि जो समाज का नजरिया है एक लड़की को देख के बहुत गलत है आज के टाइम में। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है आज के टाइम में अपने आसपास से, जैसे कि मैं फील्ड में भी रहती हूँ तो बहुत कुछ सीखा है मैंने, फील्ड में बहुत कुछ सीखा है। तो जो इस टाइम के हालात हैं, जो एट प्रेजेंट जो हालात हैं वो इस तरह से हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम को सीधी करना मुश्किल है, इस तरह के हालात हैं सर। ओके, मैं इस सवाल पे आ रहा था, बिल्कुल आपका मेरा भी ये सवाल था कि जैसे समाज को पता चलता है कि ये लड़की घर से अलग है, तो उनका देखने का नजरिया, उनका बात करने का नजरिया बहुत बदल जाता है। बिल्कुल सर। तो इसमें आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि समाज को अपना रवैया ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति वाला रखना चाहिए या मौका उठाने वाला रखना चाहिए? सर सहानुभूति वाला भी होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे कि हमेशा क्या होता है समाज में, लड़कियों को गलत साबित करने के लिए या उनमें कमी निकालने के लिए उनके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क आता है कि लड़की कैरेक्टरलेस है, और कोई ऑप्शन नहीं है ससुराल वालों के पास, या कोई भी जो भी ससुराल वालों के साथ जुड़े हुए हैं उनके पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है लड़की को गिराने का, जो मेरे साथ हो चुका है और अब तक चल रहा है कि लड़की कैरेक्टरलेस है, कोई सबूत नहीं है। लगभग मैं ये पिछले साल से सुनती आ रही हूँ, लड़की का यहाँ अफेयर है, लड़की का वहाँ अफेयर है, पंचायतों में भी यही सब बोला जाता है मेरे अगेंस्ट। तो समाज का जो नजरिया है वो एक टाइम पे, अभी स्टिल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में जो मैंने आसपास के सराउंडिंग में देखा है, लड़कियों के लिए नजरिया क्या हो जाता है, समाज के लिए नजरिया क्या हो जाता है, वो सोचते हैं कि ये लड़की ऐसी ही है। क्यों? क्योंकि पूरे सराउंडिंग से वो ये बात सुन रहे हैं सर। आज यहाँ से सुनी, और मेरे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन अभी ये बना नहीं है क्राइटेरिया, लेकिन लोग सुन रहे हैं इन बातों को। तो जो कुछ हम बार बार सुनते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि अभी राहुल जी की तरफ से कोई प्रयास नहीं है, उनका दिल नहीं करता अपने बच्चियों से मिलने का? उनका कोई प्रयास हो कि मेरा किसी तरीके से घर बस जाए, मेरी बच्चियां मेरे साथ मेरे पास आ जाए, उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल? सर कोई पहल नहीं हुई। इस बार जो हुआ, हर बार मैं जितनी बार भी हमारा केस हुआ या थाने में, पंचायतों में, हर बार पहल मेरी तरफ से की गई है। उनकी तरफ से कभी कोई झुकाव नहीं था। और इस बार मैंने लास्ट चांस भी नहीं देना चाहा, क्योंकि मैं हर बार चांस देके जा रही थी। तो इस बार मैंने अपनी बेटियों को सोचा कि अगर मैं इसी तरह से इनके पास रही और चली गई खुद से, तो मेरी बेटियां क्या सीखेंगी उनको, क्योंकि कल को मेरी बेटियां ये सब कुछ देख रही हैं, मम्मा को बार बार मार पड़ती है, टॉर्चर किया जाता है,
तो जो राहुल की तरफ से प्रयास तो क्या होना था, मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। मेरे पास ऑनलाइन चैट्स पड़ी हैं, इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हुए हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे अगेंस्ट काफी कुछ फैला रखा है। एवरीथिंग आई हैव प्रूफ, मतलब मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। तो इन्होंने मुझे हर साइट से, फेसबुक से, हर सोशल मीडिया से ब्लॉक किया हुआ है। और कभी बच्चियों ने भी पूछा कि हमें पापा के पास जाना है, हमें दादी के पास जाना है, पापा हमें लेके क्यों नहीं जाते? कभी मतलब दोनों बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, हाँ। तो इनको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी कमी है, मम्मा तो हमारे साथ है लेकिन पापा हमारे साथ नहीं है, दादी हमारे साथ नहीं है? तो इनके कभी सवाल नहीं आते आपके पास कि इस पापा के पास क्यों नहीं चलते, पापा हमारे पास क्यों नहीं आते? सर आते हैं। कब आते हैं? जब ये देखते हैं कि और बच्चों के पापा उनको घुमाने लेकर जा रहे हाँ हैं जी। या फिर मार्केट में चीज लेके दे रहे हैं, तो इनको होता है कि मम्मा पापा हमें अब चीज नहीं लेकर देते, हाँ भी जी। सारा कुछ आप ही लेके आते हो, पापा नहीं ला कर देते। भाई पापा आपको मारते क्यों है? सबसे पहले इनका क्वेश्चन आता है, मम्मा पापा आपको मारते क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं? भी आपका चश्मा भी तोड़ दिया, आपके बाल भी इतनी जोर जोर से खींचते हैं, आप रोते हो फिर भी कुछ नहीं करते पापा। ना दादी उनको रोकती है, उल्टा दादी भी आपको मारती है, मतलब दादी इतनी खराब है वो। बल्कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैं पुलिस बनूंगी। मेरी बड़े वाली बेटी का हमेशा यही रहा है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। अगर वो पुलिस बनना चाहते तो मैं फुल सपोर्ट करूंगी उससे। तो वो बोलते हैं कि मम्मा दादी को तो पुलिस हथकड़ियां लगा कर लेके जाएगी। तो इनका ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों का, क्योंकि वो ये सब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे जो आपका केस है वो आपने बताया वो लीगली भी चल रहा है, उसके बाद आपकी पंचायतें भी हुई, तो आपको पुलिस की तरफ से, कानून की तरफ से इस केस में कितनी एक सहायता मिली? आप उनकी कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं कि उन्होंने आपका जो दर्द है, जो आपकी पीड़ा है उसको समझा, उसके प्रति वो न्याय की तरफ चल रहे हैं, नहीं चल रहे? आप उनकी कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? सर मैं 0% असंतुष्ट हूँ। मैं कोई भी संतुष्टि नहीं है पुलिस वालों की तरफ से। मेरे SHO साहब हैं और IO साहब हैं, मैं उनको जब मेरी FIR दर्ज हुई तब भी मुझे उनके आगे इतना गिड़गिड़ाना पड़ा। और 25 मार्च 2021 को मुझे मारा गया सर। और मैंने ऑन द स्पॉट दुर्गा शक्ति ऐप के थ्रू पुलिस को बुलाया, 100 नंबर कॉल नहीं मिल रहा था, मैंने उनको बुलाया। ऑन द स्पॉट पुलिस आती है, नथिंग दे डू, कुछ भी नहीं करती सर। उल्टा मुझे ही घर से निकलवा के साथ में उनकी बातें सुनती, मेरे जहां मैं रूम में रह रही थी वहां छोड़ाते, कहते बेटा आप यहाँ नहीं रहोगे। मैंने कहा सर क्यों नहीं रहोगे? कहते आप यहाँ नहीं रह सकते। तो उनके पास गए, मैंने कंप्लेंट दी, उल्टा उनसे भी कंप्लेंट लिखवा कर चले गए मेरे। तो वो ये जो आपको क्या लगता है, जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं नारी सशक्तिकरण के, नारी सुरक्षा के, तो ये मतलब ये धरातल पर शायद फिर नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब जीरो है सर, सब जीरो। मैं अभी कल मैं थाना में थी और मेरे को 2 महीने हो गए हैं इस चीज को फाइट करते हुए सर। 25 मार्च को मुझे मारा गया, स्टिल नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ सर, कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और 26 मार्च को मैं SP ऑफिस में जाती हूँ, वहां पे SP ऑफिस के बाहर भी इतनी देर 2 घंटे वेट करना पड़ता है। और उसके बाद जब अंदर जाते हैं SP साहब देखते हैं, ठीक है जी आपका काम हो जाएगा। सर आज ये काम हुआ है मेरा, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर राहुल जी और उनके परिवार वाले आकर आपकी कुछ शर्तें मानने को तैयार हो जाए कि ये इसकी जो भी आपकी शर्तें वो आप बता सकते हैं कि, तो क्या आप उनके चाहेंगे कि वहां पर आप जाकर रहे और मतलब बच्चियों को बाप का प्यार मिल जाए? क्या आपके मन में ऐसा है कि अगर वो कोई पहल करे और कोई भी आपको परेशान ना किया जाए, आपको पूरा इज्जत सम्मान दिया जाए, आपकी हर एक जरूरत का ध्यान रखा जाए, तो आपके मन में है कि इसकी अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं अपनी बच्चियों के अच्छे भविष्य के लिए उनको पिता मिल जाए, तो आप वो एक और त्याग करने को तैयार हैं? सर देवी होती हैं, त्याग की देवी होती हैं लेडीज, हमेशा ये हमेशा से चलता आ रहा है। मुझे 6 साल हो गए हैं त्याग करते हुए और आज भी मैं त्याग के लिए रेडी हूँ सर, क्योंकि मेरी बेटियों के फ्यूचर का सवाल है। आपने तो ये सब बातें बोल दी सर, आपने तो बोल दी क्योंकि आप बेटी का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन उनके घर में बेटी नहीं है सर। और वो लोग शरेआम ये बोलते हैं कि हम तो तलाक लेंगे, और पुलिस हमारा सीना ठोक के बोलते हैं ना, सीना ठोक के वो बोलते हैं कि सीना ठोक के बोलते हैं ये लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हमें हाथ लगा जाए। तो आपको आपके जो इंसिडेंट है या जो आपका एक दर्द है, एक अनुभव है जिंदगी का, मैं चाहूंगा कि आप समाज को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे केस आपके जैसे बहुत सारे बेटियों के साथ है समाज में। आपके तो फादर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपके परिवार वाले बहुत सपोर्टिव है, जैसे आपने बताया। कई जगह पर मदर और फादर नहीं होते तो भाई होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते क्योंकि उनकी एक अपनी लाइफ शुरू हो चुकी होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं। तो आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए कि नारी को बिल्कुल झुकते ही रहना चाहिए या अपने आत्मसम्मान के लिए एक स्टैंड भी लेना चाहिए?
सर झुकना तब चाहिए जब उस झुकने का मान हो। मैं झुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत देर तक झुकती रही, बहुत बार झुकती रही, जैसा वो बोलते रहे सुनती रही, बहुत कुछ हुआ, सहन भी किया, बहुत कुछ सहन किया, और हद से गुजर जाने के बाद सर अब मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है कि घर से बालों से नोच कर मुझे समाज के अंदर घर से घसीट कर बाहर निकाला गया सर। इस चीज़ के लिए तो सर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं है कि कोई भी ऐरा गेरा जो हमें अपना समझते नहीं, जिनके घर हम ब्याह के गए, एक लक्ष्मी की तरह बन के गए, आज उनके पास हर चीज है, पैसा है, शोहरत है। ठीक है, हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, हम पैसे वाले नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बाल नोच के मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से धक्का मार के निकाल। राहुल ने कभी कोशिश की हो बच्चियों से बात करने की, फोन पे या मिलने की? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा आपको एक वाकया बताना चाहूंगी कि क्या हुआ। बेटी मेरी बड़े वाली आरवी मार्केट में किसी के साथ गई, वो कुछ लेने के लिए, तो मार्केट में राहुल खड़े थे, उनका ब्रदर खड़ा था, मीन्स मेरे ब्रदर इन लोग खड़े थे, कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे वहां से। बेटी वहां से निकली, पापा देख के हंसे, इसने भी स्माइल पास करी, लेकिन जब बेटी घर पर आई सर, मैं आप मान नहीं सकते, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी छोटी बच्ची कम उम्र की, अभी जो 5 साल की हुई नहीं है, होना है, उसने मुझे जो बात बताई सर, सब सुनकर हैरान हो जाओगे। क्या बोला बेटी ने आकर, मम्मा पापा चीजी ले रहे थे, कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे थे, बट ना पापा ने मुझे दी ही नहीं, मैं अब पापा के पास नहीं जाऊंगी। एंजल के पापा तो उसको चीजी भी दिलाते हैं, लेकिन पापा खुद कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे थे। बताइए सर, इस बच्चे को मैं क्या समझाऊं? मैं समझ सकता हूँ, मैं तो बच्चियों का दर्द भी समझ सकता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल। और मैं आपको सभी को 2 प्यारी प्यारी बच्चियों से भी मिलवाना चाहूँगा। नेहा जी की दोनों बेटियां हैं, एक बेटी जो लगभग 5.5 साल की है आरवी, एक छोटी बेटी है, ये लगभग 4 साल की है इनाया। जैसा कि हमने आपको दोनों बच्चियों से मिलवाया है, तो अब हम दोबारा से बात करते हैं, मैडम से कुछ और सवाल लेते हैं। मैं सिर्फ आपसे आखिरी एक ही अब बात पूछना चाहता हूं कि क्या नेहा जी ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब अपनी बच्चियों का भविष्य खुद बनाएंगी, या उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई प्रस्ताव आता है और वो आपकी जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स है उनको मानने को तैयार है, तो आप उनके साथ एक दोबारा से कॉम्प्रोमाइज करके घर बसाने को तैयार है? सर जैसा कि मैंने बताया, आपके मन में तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन उनके मन में ऐसा विचार नहीं है, वो तलाक की सिचुएशन तक क्रिएट कर चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ, 2 महीने से पुलिस मुझे गोलमाल कर रही है। जमानतें करवाई हैं उन्होंने, फुल पैसा खिलाया है सबको, पुलिस वालों को, प्रशासन को। तो कोई एक ऐसा पॉइंट सर अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया। बाय चांस अगर नजर आता है या मेरी बेटियों का फ्यूचर सिक्योर होता है सर, वेल डेफिनेटली हर बेटी चाहेगी कि उसका घर बसे। चलो, हम भी चाहते हैं जी, हम भी चाहते हैं कि अगर वो आपकी जो भी आपकी जेन्युइन बातें हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी जरूरतों का ध्यान रखें, आपकी बच्चियों के भविष्य का ध्यान रखें। अगर ऐसा होता है तो हम भी चाहेंगे कि बच्चियों को बाप का प्यार मिलना चाहिए, एक सुखद जीवन आप दोनों का होना चाहिए। और नेहा जी, आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस मंच के थ्रू लोगों तक भी संदेश पहुंचे, जिनके घरों में ये छोटी मोटी या बड़ी अनबन है उसे खत्म करें। वो अपने बारे में ना सोचे, क्योंकि आपने तो जो डिसीजन लेना था ले लिया अपनी मर्जी से, लेकिन अब वो सोचे अपने बच्चों के बारे में। जब वो बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, कसूर माँ बाप का है, लेकिन सफर बच्चों को करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी भी लाइफ 10-12 साल जो भी शादी को हो गए, आपके 8-7 साल हो गए, उनकी को भी हो गए, तो वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और आपको भी सम्मान दे और आप उनको सम्मान दे। मैं इसी के साथ, और मैं जाते जाते भी यही कहूंगा आप सब लोगों से कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा जिंदगी का अनुभव है जो अच्छा है या कड़वा है या किसी के लिए सबक या सीख है, तो आप हो सकते हैं मेरे अगले मेहमान। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। हमारा मकसद ये है कि किसी का दुख दर्द है वो अपना बयां कर पाए, लोगों के लिए एक सीख हो, सबक हो, और हमारी किसी की बात से अगर सामने वाले के मन में कोई खटास खत्म होती है, अनबन खत्म होती है, और किसी का पारिवारिक जीवन, किसी का वैवाहिक जीवन दोबारा से सही रास्ते पे आ जाता है, तो हमारे इस मन से हमें बड़ी खुशी होगी। नेहा जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।